हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। देखेंगे ऐतिहासिक दिन कलम से। मैं दीप पारासर आज से आपको शुरू कराने जा रहा हूं यूपी पुलिस के सारे प्रैक्टिस सेट शुरू कराने जा रहा हूं। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी पुलिस से, मैं सारे क्वेश्चन पर डे डेली डेली आपको कराने जा रहा हूं। आपको ये क्लास डेली मिलेगी। जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैं सारे क्वेश्चन डेली आपको लगाऊंगा। तो आपको ये पर डे क्लास मिलेगी, मतलब डेली आपको ये क्लास मिलेंगी। आपको डेली ये क्वेश्चन क्यूज लगाने हैं और सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। 2022 में अब आप देख रहे हो कि यूपी पुलिस के फॉर्म आने वाले हैं और फॉर्म आने के बाद एग्जाम कब आ जाता है पता भी चलता नहीं है। तो अपने को अभी से तैयारी करनी है। मैं आज से ही आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, चाहे वो जीरो लेवल का क्वेश्चन हो चाहे वो टॉप लेवल का क्वेश्चन हो, मैं सारे क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं। और मैं क्वेश्चन वो भी कराऊंगा जो यूपी पुलिस में अब 2022 में पूछे जाएंगे। 99.99% में वो भी क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो ध्यान रखना। पहले देख लेते हैं यूपी पुलिस का जो सिलेबस है वो क्या है। पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। देखिएगा, देखो ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है इसका। अगर देखा जाए यूपी पुलिस का ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। इसमें ओनली 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 सब्जेक्ट कौन कौन से समझना। पहला सब्जेक्ट है जीएस, दूसरा सब्जेक्ट हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीसरा सब्जेक्ट है थर्ड इसका सब्जेक्ट है वो कौन सा है, वो आपसे पूछे जाते हैं मैथ्स से, और फोर्थ सब्जेक्ट है इसका रीजनिंग। ये 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये भी एक इनके सेपरेट सेपरेट हैं कि मतलब किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं ये भी आपको बता देता हूं। अगर जीएस का वेटेज देखोगे तो जीएस में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 38 पूछे जाते हैं। जीएस से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपसे 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हिंदी में वही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 37। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, ठीक है ना। मैथ्स से जो नंबर पूछे जाएंगे वो 38 पूछे जाएंगे क्वेश्चन, और रीजनिंग से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 37। और जैसा कि आप देख रहे हो कि अगर इन दोनों को टोटल गाइस हम देखें तो 37 होते हैं 74 और 1 75, 75 क्वेश्चन ओनली जीएस और हिंदी से पूछे जाएंगे। और इन दोनों का वेटेज देखें तो 75 क्वेश्चन ही किससे पूछे जाएंगे, मैथ और रीजनिंग से। बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। तो ओवरऑल आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे गाइस, 75 जो आप सम होगा तो कितना होगा 150। तो 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का हुआ, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का हुआ तो 150 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का हुआ तो आपसे जो कितने नंबर का एग्जाम आएगा, पेपर आएगा, वो आएगा आपका 300 का, मतलब 300 नंबर का पेपर होगा। और ये ऑफलाइन पेपर होगा आपका। पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और पर क्वेश्चन पे जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो होगी 0.5 की। प्रत्येक क्वेश्चन पर जो नेगेटिव चार्ज कटेगा वो कितना कटेगा, 0.5। अगर इसको देखा जाए तो एक तरीके से 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, सही है। तो 300 नंबर का एग्जाम हुआ, 150 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस किस सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैंने आपको लिख दिया है, ठीक है ना। अब क्या होगा, इसमें टाइम कितना होगा, तो आपको टाइम जो दिया जाएगा वो 120 मिनट दी जाएंगी। आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 120 मिनट दी जाएंगी, जो कि है ना काफी अच्छी है, कोई ज्यादा कम नहीं है। अगर आप अच्छी तरह करते हो एग्जाम को, अच्छी तरह प्रिपरेशन करते हो तो 120 मिनट में आराम से इन सारे क्वेश्चन को आप लगा सकते हो। समझना, मतलब 2 घंटे, 2 घंटे का आपका एग्जाम हुआ जिसमें 38 नंबर की जीएस पूछी जाएगी, जनरल स्टडी, जनरल साइंस के भी इसमें क्वेश्चन होते हैं। 37 नंबर की आपकी हिंदी पूछी जाएगी। मैथ आपकी 38 नंबर की पूछी जाएगी और रीजनिंग आपकी 37 की पूछी जाएगी। अब समझना बात को। जो मैथ और रीजनिंग है ये मैं पढ़ाऊंगा। जो मैथ और रीजनिंग है इसको मैं पढ़ाऊंगा। आपके 75 क्वेश्चन तो मैं नहीं कहूंगा, वैसे तो मैं पूरा कोशिश करूंगा आप 75 क्वेश्चनों को करके आए, लेकिन मैं इस बात की गारंटी लेता हूं आप सारे लेक्चर देखते हो, इस वाले चैनल के सारे लेक्चर देखते हो जो मान आपको यूपी पुलिस के रिलेटिव दिए जाएंगे, उनके सारे लेक्चर देखते हो आप, तो ये बात की गारंटी आप 70 प्लस क्वेश्चन करके आओगे। 70 प्लस क्वेश्चन करके आओ, इसका मतलब 140 से प्लस नंबर आएंगे आपके, इस बात की गारंटी है। मैं 150 की नहीं कह रहा हूं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं अटपटे की प्रॉब्लम दे जाते हैं, लेकिन आप ये नहीं 150 नहीं करके आप 150 भी करोगे,
देखिए 140 से तो प्लस नंबर आएंगे। अगर आप डेली क्वेश्चन लगाते, डेली क्विज लगाते हो, तो ये बात पक्की है कि आपके 140 प्लस में इतने क्वेश्चन करा दूंगा, आपको प्रीवियस ईयर के पूरे सारे क्वेश्चन करा दूंगा। ऐसा नहीं कि पिछले साल के कराऊंगा, पिछले जितने भी सालों में आए हुए हैं मैं 2 या 3 2 या 4 मतलब काफी क्वेश्चन करा दूंगा, सारे क्वेश्चन करा दूंगा, डेली क्वेश्चन कराऊंगा आपको। तो आपको इतना भंडारण दे दूंगा इसमें कि आपको मैथ रीजनिंग में 1 नंबर आपका कटने दूंगा नहीं। फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं आप करके आना पूरे 75, लेकिन फिर मैं आपसे 70 लेके चल रहा हूं, 70 भी आप करके आओगे तो 140 प्लस नंबर आप लेके आओगे, 70 से कम नहीं करके आओ, ये बात की गारंटी है। तो ये मैथ रीजनिंग तो भाई मैं करा दूंगा आपकी सॉल्व, ठीक है ना। अब आती है आपकी बात, आ जाती है जीएस और हिंदी। ये बात पक्की है कि मैथ रीजनिंग से पेपर को फाइट नहीं कर सकते आप। अब आ जाती है जीएस और हिंदी। तो जीएस का तो और छोड़ नहीं है, जीएस को हमें करना है, यही मैं आपको बताऊंगा। हिंदी, ये हिंदी आपको कराएंगे अभिषेक सर, हिंदी आपको कराएंगे अभिषेक सर। ये इतनी गजब हिंदी पढ़ाते हैं आपको कि 37 में से 37 नंबर आप लेके आओगे। चलो मैं 37 में 37 नहीं कह रहा, तो 35 नंबर आपके कहीं नहीं गए, 35 नंबर आप स्वयं लेके आओगे इसको। तो 35 नंबर की यहां से हो जाएगी आपकी 35 नंबर की नहीं, सॉरी 35 क्वेश्चन आप यहां पर करके आओगे। 35 दूनी 70 मतलब 70 नंबर आपके यहां से, 70 प्लस नंबर आप यहां से लेके आओगे, 140 प्लस नंबर यहां से लेके आओगे। तो आप जान रहे हो 140 और 70 होते हैं आपके 210, मतलब 210 नंबर की तो भाई यहां पर ही आपको प्रिपरेशन करा देंगे हम, मतलब यहां से आपके कंप्लीट करा देंगे 210 नंबर, अगर आप डेली क्लास लेते हो तो। सही है। अब रह जाती है जीएस की, तो हम कोशिश करेंगे जीएस को कराने की भी। इसके लिए जल्दी से जल्दी हम एक अच्छे टीचर को देखेंगे, उनसे करवाएंगे। तो जीएस के वैसे हमारे पास है टीचर कई, तो उनसे देख लेंगे, जो अच्छा करा दे उनको जीएस पकड़ा देंगे, ठीक है ना। तो ये बात पक्की है कि ये 3 सब्जेक्ट आपके हम करा रहे हैं, जिसमें 2 सब्जेक्ट तो मैं ही करा रहा हूं आपको, मैथ रीडिंग। और मैथ रीडिंग की मैं गारंटी देता हूं गाइस, अगर डेली आप क्लास लेते हो, ये बात पक्की है कि आप 70 प्लस क्वेश्चन करके आओगे और 140 प्लस आप नंबर लेके आओगे। सही है। चलो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को बिना समय गवाए। उससे पहले एक निवेदन हमारा सदैव रहता है आपसे, क्या रहता है, जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें, जिससे हर स्टूडेंट की, हर फ्रेंड की सहायता हो सके, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो का, इस चैनल की वीडियो को, हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलो शुरू करते हैं लेक्चर को बिना समय गवाए। उसके बाद आप लेक्चर को अच्छी तरह वॉच करना, और लास्ट में ये देखना कि लेक्चर लाइक करने लायक हो तो लाइक कर सकते हो, डिसलाइक कर सकते हो, और इसका कमेंट्स अवश्य करना, कमेंट्स अवश्य करे करो, जिससे हमें फीडबैक मिले, हम ये दे सकें कि हम स्टूडेंट को दे रहे हैं वो अच्छा है या बहुत अच्छा है या बेकार है। अगर बेकार है तो उसको और अच्छा करेंगे, ठीक है गाइस। चलो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को बिना समय गवाए। चलो गाइस शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। दो ध्यान रखना गाइस, जितने ही मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं ये प्रीवियस ईयर में आई हुई क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चनों में सन लिखी होगी, कुछ क्वेश्चन में हो सकता है सन नहीं लिखी हो, तो उसका ये मतलब नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं आए। मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आते हैं और जो एग्जाम में आ चुके हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं नहीं भी लूंगा जो 2022 में क्वेश्चन में 2022 के एग्जाम में आने के फुल चांस है। और ये नहीं आपका यूपी पुलिस के लिए, स्पेशली यूपी पुलिस के लिए है, लेकिन आप अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपको मदद करेंगे, क्योंकि ये कभी ये लेके नहीं चलता है कि मान लीजिए ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में ही आएगा, ये किसी में भी आ सकता है गाइस। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन सभी के लिए, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है। और परसेंटेज तो नहीं, मैं ये मिक्सर क्वेश्चन करा रहा हूँ, यूपी पुलिस से करा रहा हूँ। तो ध्यान रखना ये जो एग्जाम, जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है, स्पेशल यूपी पुलिस के लिए है। ये यूपी पुलिस में तो आएंगे, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आएंगे ही, आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है ए, बी और सी के वेतन का अनुपात क्रमशः 2:3:5 है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है 3 पर्सन है ए, बी और सी, 2:3:5 है। सही है। फिर बोल रहा है यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि हुई हो। दो ध्यान रखना गाइस, बाई लैंग्वेज में लेके चल रहा हूं, दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, कि मैं जानता हूं कुछ स्टूडेंट इंग्लिश वाले होते हैं तो कुछ स्टूडेंट हिंदी वाले होते हैं, तो उन दोनों को प्रॉब्लम ना हो, इस वाले चैनल में उनको सब कुछ मिले। सही है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उनके वेतन में 15%, 10% और 20% की वृद्धि कर दिया है। मतलब इसमें 15% की वृद्धि कर दिया है, इसमें 10% की वृद्धि कर दी जाए, और इसमें आपकी
20% की वृद्धि कर दी जाए। तो पूछ रहा है वृद्धि हुई हो तो वेतन का नया अनुपात क्रम से क्या हुआ, मतलब जो इनकम था, इनकम का जो रेशियो दे रखा था, इनके रेशियो में इनके मतलब इनकम में 15%, 10% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो नया रेशियो क्या हुआ, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो समझ इस वाले क्वेश्चन को देखिए, देखिए देखो रेशियो क्या दे रखा, 2, 3, 5। और तो गाइस अगर आपने मेरी क्लास ली होंगी तो मैं आपको यही बताता हूं कि आप रेशियो को संख्या मानो। अब यही मान लो कि इसको 2 रुपए मिलते हैं, इसको 3 रुपए मिलते हैं, इसको 5 रुपए मिलते हैं, बात सही है। पहले में 15% की वृद्धि करवा रहा है तो ध्यान रखना हर चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है गाइस, 100% होती है। जब 15% की वृद्धि करवा रहा है तो ये 100% था, ये 15% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 115% हो जाएगा। ये बात सही है। ये 100% था, इसमें 10% की वृद्धि हो जाएगी गाइस तो कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा ना। तो जो जितना हो जा रहा है मैं उतने की मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ठीक है ना। ये 5 था, इसमें 20% की वृद्धि हो जाएगी, मतलब 10, ये 100% था, क्योंकि हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है। और गाइस मैं बहुत अच्छी तरह आपको समझा रहा हूँ, ये पूरा स्मार्ट मेथड से बताऊंगा आपको, वहां पर इजीली सॉल्व करना है जल्दी जल्दी, ये मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो ये 5 था, इसमें अगर 20% की वृद्धि हो जाएगी तो 120% हो जाएगा ना अपने आप का, बात सही है। अब रेशियो क्या कहता है, एक सेकंड में रेशियो सही लगा देता हूं। रेशियो क्या कहता है, जितने भी पार्ट हैं उनमें एक वैल्यू से सारी वैल्यू कट रही है तो काट दो, लेकिन वो एक वैल्यू से कटनी चाहिए। तो आप देख रहे हो 15, ये पहले तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब आप देख रहे हो ये भी 5 से कैंसिल आउट होगा, ये भी 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 से काट दो से, 5 दूनी 10, 5 3 15, मतलब 115 23 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। इसे 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 कैंसिल आउट हो गया। इसे 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 और 20, सही है गाइस। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 से 22 कट जाएगा, 2 से 24 कट जाएगा, तो काट 2 से एक बार कट जाएगा ये, और ये 2 से 11 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 से 12 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप देख रहे हो अब कुछ नहीं कट रहा, यहाँ पर ओनली 23 बचा, जबकि 23 से कटता किसी टेबल से नहीं करता है, सही है ना। तो यहाँ पर 23 के, यहाँ से 23 से कोई वैल्यू कट नहीं रही है, तो यहाँ पर बचा 23 रेशियो। यहाँ पर क्या बचा, 3 इंटू 11, 3 भी तो बचा है ना, तो 11 3 जा 33 रेशियो, और 12 5 जा 60। तो आपका जो रेशियो, नया रेशियो आया वो क्या आया है, 23:33:60। ये नया रेशियो है जो कि आपको ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन दे रखा है बी। तो बी वाला इसका राइट आंसर है ऑफ दिस क्वेश्चन का, सही है, नोट कीजिए। देखिए गाइस ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, पहले गाइस कोशिश करना कि स्वयं करने की, उसके बाद तो मैं कराऊंगा ही। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एक आयत का विकर्ण 13 है, इसको रफ कर दें, इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक आयत का विकर्ण 13 है, 13 सेंटीमीटर है। जो क्वेश्चन बोल रहा है वो लिखते जाते हैं, एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, एग्जाम में आपको डायरेक्टली करना है, ये मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए। तो विकर्ण आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर, सही है, और दे रखा है परिमाप, परिमाप दे रखा है आयत का, वो कितना दे रखा है गाइस आपको, 34 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, आयत का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। तो समझना बात को, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। देखो आप जानते हो आयत क्या होता है, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी आमने सामने वाली भुजा समान होती है वो होता है रेक्टेंगल। जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये और ये आमने सामने वाली भुजाएं हैं जो कि आपस में क्या समान है, और ये आपस वाली भुजाएं हैं तो ये भी आपस में क्या समान है, सही है नहीं सही है। अब वो बोल रहा है इसका विकर्ण कितना दे रखा, 13 सेंटीमीटर। विकर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी लंबाई अंदर की ओर, तो सबसे बड़ी लंबाई अंदर की ओर कौन थी, ये है, ठीक है, ये होता है इसका विकर्ण। तो ये दे रखा है आपको 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको परिमाप दे रखा है 34 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है,
जो भी शेप हो उसकी सभी बाउंड्रियों का सम, सभी बाउंड्रियों का सम क्या होता है, परिमाप होता है, ठीक है ना। तो इसके फॉर्मूलेस तो होते ही हैं, तो वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, आपको रटाऊंगा कोई चीज नहीं, ये बात तो पक्की है। मैंने आपको पहले बताया कि जो मैं चीज बताऊंगा आपको रटाऊंगा नहीं, बिल्कुल हर चीज समझाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस सेट है तो मैं हो सकता है मैं थोड़ा स्पीड से लेके चलूं, ठीक है। तो समझो, तो ध्यान रखना गाइस, इसमें क्या होता है, ये आपकी लेंथ होती है, लंबाई होती है, और ये ब्रीथ होती है, आपकी चौड़ाई होती है। तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है गाइस, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ, ये क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। तो मुझे आयत का क्षेत्रफल चाहिए तो मुझे लंबाई और चौड़ाई की आवश्यकता है, पहली चीज तो मुझे लंबाई और चौड़ाई मुझे मिल जाती है तो मैं इसका आंसर बहुत जल्दी दे सकता हूं, ठीक है ना। अब लंबाई चौड़ाई मेरे पास नहीं है, मैं जानता हूं परिमाप, परिमाप क्या है, ये एल है तो ये भी एल होगी, ये बी है तो ये भी बी होगी। तो आप जानोगे इस चारों बाउंड्रियों को आप जोड़ोगे तो हमारे पास बनेगा 2l+b, ये होता परिमाप, जो कि आपको कितना दे रखा है, 34 सेंटीमीटर। अगर 2 से कैंसिल आउट करोगे गाइस तो 17 सेंटीमीटर होगा, तो l+b की वैल्यू मान लो हमारे पास हो गई 17 सेंटीमीटर। हालांकि इसका यूज नहीं है, इसका यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये ओनली बस आप ये दे सकते हो कि ये सही है गलत है, ठीक है ना, इसकी प्रयोग करना ही नहीं पड़ेगा कि मुझे l और b की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आपको बात को समझने की कोशिश करना, आप इसमें एक चीज देखना, देखो ध्यान रखना, ये होता आयत और ये होता वर्ग, वर्ग का स्क्वायर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें जो विकर्ण होता है, या इसमें जो विकर्ण होता है, ये होता है 90 डिग्री पर। इसमें अगर इस वाले एंगल को, राइट ट्रायंगल को देखो गाइस, इस वाले ट्रायंगल को तो आप देखो गौर से, इस वाले ट्रायंगल को देखो गाइस, तो आप ये देखो, ये राइट राइट ट्रायंगल नहीं बनना, ये 90 डिग्री पर, ये आपका यही तो बनना है, तो ये 90 डिग्री पे होता है, तो राइट ट्रायंगल बनना है, और राइट ट्रायंगल मतलब समकोण बनना है आपका, ये बनना है आपका राइट एंगल, राइट ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसका एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, तो इसका 90 डिग्री का ये है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा वो कहलाती है कर्ण, इंग्लिश में बोले तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड कहलाएगी आपकी हाइपोटेनस। तो आप देख रहे हो ये क्या कहलाएगी, कर्ण, और कर्ण कहलाएगी, तो ये साइड कौन सी हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी आपकी, हिंदी में लिख देता हूं, ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी, ठीक है। अगर इंग्लिश वाले, तो इंग्लिश वाले देखेंगे तो ये क्या है आपका हाइपोटेनस है, तो एक साइड हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर और एक हो जाएगी बेस, ये परपेंडिकुलर होगी तो ये बेस हो जाएगी, और ये परपेंडिकुलर होगी तो ये बेस हो जाएगी, मतलब लेकिन कर्ण आपका निर्धारित होता है वो सामने वाली भुजा होती है, मतलब हाइपोटेनस आपका 90 डिग्री के सामने वाला होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, वो क्या होगी, इसको मैं रफ कर देता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। आपने पढ़ा हुआ कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इंग्लिश वाले देख लें, परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर होता है, सॉरी माफी चाहता हूं, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये आप अच्छी तरह जानते होंगे, ठीक है ना। तो आप जानते हो ट्रिपलेट बनता है जब ये 13 सेंटीमीटर की होती है, तो एक आप जानते हो कि 12, 5 और 13 का एक ट्रिपलेट होता है, तो आप जान लीजिए ये 13 सेंटीमीटर है तो ये 12 सेंटीमीटर होगा, और ये साइड कौन सी होगी, 5 सेंटीमीटर की होगी, छोटी 5 हो जाएगी और 12 हो जाएगी, ये क्या कहते हैं बड़ी वाली। अब आप देखोगे कि वास्तव में सही है, ये भी तो चेक कर लें कि वास्तव में सही है, तो आप देखोगे इन चारों बाउंड्रियों का योग देख लो, तो 12 और 12 कितने हो गए, 24, 5 और 5 हो गए 10, तो 24 और 10 होते हैं 34, और 34 दे रखा है, तो हमारा सही है। तो हमें साइड मिल गई, ये 12 मिल गई और ये 5 मिल गई, और ये पूछा है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है गाइस, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है 12 है, और चौड़ाई आपकी कितनी है 5 है, तो आप देखोगे तो 12 पंजे कितना होता है 60, 60 सेंटीमीटर में दे रखा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल जो पूछा है इसमें उसका आंसर आएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। गाइस इसमें समय इसलिए लगाया कि मैंने आपको डायग्राम से समझाया, बहुत अच्छी तरीके से समझाया, वरना इसका मैं विद इन सेकंडों में आंसर देता, और आप भी एग्जाम में विद इन सेकंडों में आंसर देना। तो इसका ऑप्शन है आपका, जो जो आंसर दे रखा है उसका ऑप्शन आपको मैच कर रहा है बी, मीटर में दे रखा है, इसमें ऑप्शन में गलती हुई है गाइस, क्योंकि जब सब सेंटीमीटर में दे रखा है तो ये भी सेंटीमीटर में ही होगा, अगर मीटर में होता तो ये वैल्यू अलग चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, जो कि आपका बी है, नोट कीजिए इसे। तो चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहले स्वयं करना, कोशिश करना खुद करने की, नहीं आना तो मैं बताता ही हूं आपको। देखिए, तो आपका थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। समझना बात को, आयताकार ही बोल रहा है तो यह आयत ही बनना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको रफ कर देते हैं और डायग्राम को बना रहने देते हैं। आपके पास ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो आप स्वयं करने की कोशिश करें और देखें कि आपका कौन सा ऑप्शन सही आंसर पे जा रहा है। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं, उसको भी सबको कर देते हैं। देखिए, अब बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। बात को समझने की कोशिश करना, लंबाई और चौड़ाई की 3 गुनी है, ठीक है ना। तो एक तरफ लिख लेते हैं लंबाई, एक तरफ लिख लेते हैं चौड़ाई। सही है, मतलब लेंथ और ब्रीथ, इनका लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। अगर चौड़ाई 1 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी 3। तो ये रेशियो आ गया लंबाई चौड़ाई का। आप कोई सी वैल्यू, दुनिया की कोई सी वैल्यू मान सकते हो। आप इसको मानोगे, जैसे मैंने 8 मान लिया, फिर ये 24 हो जाएगा, तो रेशियो वो 3 रेशियो बनी होगा। लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, चौड़ाई अगर 1 मान लेते हो तो लंबाई कितनी होगी 3 होगी। ये रेशियो आ गया इसका। अगर हम इसको, ठीक है ना, और आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन आगे बोल रहा है, भूखंड का क्षेत्रफल 768 मीटर है, मीटर स्क्वायर देना चाहिए, मीटर दे रखा है, मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। ये दे रखा है भूखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है गाइस, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, तो लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 768 मीटर स्क्वायर, 768 मीटर स्क्वायर है। तो पूछा है उसने, भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए, भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखो ध्यान रखना, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो, अगर इसको मैं संख्या बनाऊं तो ये क्या हो जाएगी 3x हो जाएगी, और ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी x हो जाएगी। सही है ना, सही है। इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो 3x हो जाएगी और चौड़ाई कितनी होगी x हो गई। अगर मैं इसका परिमाप देखूंगा तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है इसका आयत का 2l+b, 2l+b, अभी बताया था ना आपको। 2l कितना है आपका 3x और b कितना है आपका x, तो कितना हो गया ये 3x और x कितना हो 4x, और 4 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 8x। तो उसका परिमाप कितना है 8x। चलिए हमारे पास x की वैल्यू होनी चाहिए, तो x की वैल्यू यहां से निकालते हैं। लंबाई की वैल्यू कितनी है भाई 3x, और चौड़ाई क्या है आपकी x है, गुणे x बराबर कितना देगा 768 मीटर स्क्वायर। ये बाद में लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जान रहे हो उसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 3x स्क्वायर आएगा, बराबर कितना हो गया 768। 3 से कैंसिल आउट कर दो, 3 से कितने में कैंसिल आउट होगा, 3 2 6। तो आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 256। तो 256 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 16 का। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई, और वो पूछा क्या उसने परिमाप, तो परिमाप हमारे पास क्या है 8x, 8 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 16, और 16 अट्ठे कितने होते हैं 16 में 32, 16 43, 16 64, तो 64 दूनी 128। तो 128 अगर मीटर में दे रखा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और सेंटीमीटर में दे रखा तो सॉरी ये तो परिमाप है, सॉरी मीटर में है तो मीटर में आ जाएगा, और सेंटीमीटर में दे रखा तो सेंटीमीटर में। तो 128 मीटर इसका राइट आंसर होगा ऑफ दिस क्वेश्चन का, जो कि आपको ऑप्शन दे रखा है सी। तो सी इसका ऑप्शन सही है, 128 दे रखा है। तो गाइस ये मैंने आपको अभी बताया है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप बताया है। आप डायरेक्टली एग्जाम में कैसे करोगे ये समझना बात को, इसको आप एग्जाम में इस तरीके से ना करना। आपको कैसे करना है कि आप जानते हो लेंथ और ब्रीथ में रेशियो कितना रहेगा 1:3 का दे रखा है, और इनका जो क्या कहते हैं आपका क्षेत्रफल दे रखा है वो 768 दे रखा है। तो आप जान लो क्षेत्र क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो मतलब 3 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 3 तो आएगा, लेकिन जो वैल्यू आएगी ना जो 768 है वो 3 के बराबर होगी, लेकिन स्क्वायर रूट में होगी ये, क्योंकि यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर आएगा ना। आप इस तरीके से कर लो, जल्दी आंसर देना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो उसको डायरेक्टली तरीके से करता, आप भी डायरेक्टली तरीके से कर सकते हो, लेकिन मैं भी आपको बताऊंगा तो टाइम लगेगा, ठीक है ना। यही तरीका है, उसको ना थोड़ा स्मार्ट बना दिया है, ठीक है, नोट कीजिए। तो गाइस उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा।
तो गाइस इसको स्मार्ट बनाने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ये भी बिल्कुल स्मार्ट मेथड ही है। अगर आप इसको और छोटा करना चाहते हो तो आप छोटा कर सकते हो। अगर मैं रेशियो टॉपिक आपको पढ़ा रहा होता तो मैं बहुत जल्दी बता देता, लेकिन मैं अभी आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है कहते हैं इसका क्षेत्रफल। तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे 3, तो 3 768 के बराबर है 3, लेकिन ध्यान रखना ये स्क्वायर में आएगी, दो में मल्टीप्लाई हुई है तो अंडर रूट पहले लगा दो। और जो पूछा उसकी मल्टीप्लाई, क्या पूछा उसने पूछा परिमाप, तो परिमाप क्या होता है चारों बाउंड्रियों का योग। तो आप जान रहे हो कि दो बाउंड्रियों का योग क्या है 3 और 1 4, तो चारों बाउंड्रियों का योग कितना होगा 8, तो 8 की मल्टीप्लाई कर देना। तो आप इससे काटोगे तो ये 256 बार कटेगा, और 256 16 का स्क्वायर होता है, और 16 गुणे 8 क्या हो जाएगा आपका 128। तो यहां से भी आप आंसर बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हो, तो यही आंसर निकलेगा। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को आप छोटा कर सकते हो, इस वाले आंसर को आप बहुत छोटा कर सकते हो, और एग्जाम इस तरीके से ही करना है, ये मैंने आपको डिटेल में समझाया। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, पहले आप स्वयं करना कोशिश करना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलो पहले आप करो कोशिश, जब तो मैं इसको रफ कर देता हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 600 व 1000 के बीच, 600 व 1000 के बीच, दिखाई दे रहा है बिल्कुल, 600 व 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 4 व 6 से विभाजित है। कितनी संख्या हैं जो 3 4 6 से पूर्णतः विभाजित है। तो संख्या पूछिए कितनी संख्या है जो 3 4 6 से पूर्णतः विभाजित है। तो समझना बात को, आप ये देखो, अगर मैं 1 से लेकर 1000 तक दिखता हूं, तो ध्यान रखना 3 4 6 से डिवाइडेड होने के लिए तो पहले इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो वही संख्या डिवाइडेड होगी जो 3 4 6 से का 6 से वो 3 4 6 से वही संख्या डिवाइड होगी जो उनके एलसीएम से डिवाइडेड होगी। तो इनका एलसीएम देखोगे 3 4 6 का जो एलसीएम आता है वो कितना आता है आपका 12। एक सेकंड, तो गाइस 3 4 6 से वो संख्या डिवाइडेड होगी जो इनके एलसीएम से डिवाइडेड होगी, तो इनका एलसीएम आपको आता है 12, तो ये एलसीएम है इसका। ठीक है, एलसीएम आप निकाल लेना, 12 आता है। तो 12 से जो संख्या कटेगी वो 3 4 6 से कटेगी। तो उसने क्वेश्चन पूछा है 600 और कहते हैं 1000 के बीच कितनी संख्या है जो 3 4 6 से कटती हैं। 3 4 6 से कटती है मतलब जो संख्या 12 से कटेंगी वह कितनी संख्या है। तो आप देखोगे पहले 1 से लेकर 600 तक देख लें, तो हम देखते हैं 1 से लेकर 600 तक। अगर 1 से लेकर 600 तक हम देखें तो हम सीधे बढ़िया संख्या में डिवाइड देते हैं, किसका 12 का। तो 12 का आप डिवाइड देखोगे तो डिवाइड दो उसमें, तो 12 पंजे 60 और 0, मतलब 1 से लेकर 600 तक कितनी संख्या है जो मतलब 12 से कटती है, वो संख्या है कितनी 50। ठीक है ना। अब हमें देखना है 600 से 1000 के बीच, तो आप 1 से लेकर 1000 तक देख लेते हैं। 1 से लेकर 1000 तक हम देखेंगे गाइस, तो डिवाइड 12 का ही देंगे हम, तो 12 का इसमें डिवाइड देखेंगे, तो 12 अट्ठे 96, कितना बच्चा 4, 12 24 12 36, मतलब 83 संख्याएं हैं जो 1 से लेकर 1000 तक जो कि 12 से कटती हैं। मतलब जो संख्या 3 4 6 से कटेंगी वो कितनी है 83 संख्या है। लेकिन क्वेश्चन पूछा उसने 6 से लेकर 1000 के बीच, तो हमने देखा 1 से लेकर 600 तक हमारी 50 है, और 1 से लेकर 1000 तक हमारी 83 है। तो अगर हम सॉरी हाँ, अगर 83 में से 50 घटा देते हैं, 83 में से 50 घटा देते हैं, तो वो संख्या कौन से आ जाएंगी गाइस, वो आ जाएंगी 600 से 1000 के बीच वाली संख्या आ जाएगी। ठीक है ना। ठीक है, तो हमने देखा कि 83 में से जब माइनस करेंगे हम गाइस, 50 माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो राइट आंसर आएगा वो दिस क्वेश्चन का क्या आएगा 33। मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 33 होगा। 600 और 1000 के बीच कितनी संख्या है जो 3 4 6 से कटेंगे, वो कितनी है गाइस 33 है। बात सही है नहीं सही है। तो ऑप्शन आपका आंसर है, ऑप्शन है आप, अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, तो इसका आंसर है 33, इसे नोट कीजिए। तो चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 3/4 भाग से चलता है। चलो पहले क्वेश्चन को खुद स्वयं करने की कोशिश करना, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, जब तक मैं इसको रफ कर देता हूं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसे कोशिश करना स्वयं करने की कोशिश करना। ठीक है,
देखिए गाइस, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 3/4 भाग से चलता है तो वह अपनी एक निश्चित दूरी तक तय करने में 10 मिनट अधिक समय लेता है, तो वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया है, तो समझना बात को। देखो क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 3/4 भाग से चलता है, तो समझना इसके 3 तरीके आपको करा दूंगा। 3 तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन को डील कर सकते हो। मैं तीनों तरीके आपको बता दूंगा, आप कहोगे तो चलो तीनों बता देता हूं आपको। पहला तरीका देखो, यहां पर लिख लेते हैं हम उसकी वास्तविक चाल, वास्तविक, और यहां पर ये लिख रहा है वो अब जो चल रहा है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 3/4 भाग से चले, मतलब 3/4 भाग का मतलब समझ रहे हो गाइस, 3/4 भाग। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया, ये ओरिजिनल होता है, ये होता है वास्तविक जो पहले चल रहा था, और ये क्या है, ये अब चल रहा है जो। तो पहले वो 4 से चल रहा था गाइस, अब रेट किससे चल रहा है, वो 3 से चल रहा है। पहले वो 4 रेट से चल रहा था, अब 3 रेट से चल रहा है। तो ये क्या आ गया, ये क्या है, स्पीड का रेशियो। अगर इसका देखा जाए तो ये स्पीड का रेशियो है 4:3, ठीक है ना। मतलब पहले वो 4 से चल रहा था, स्पीड उसकी 4 से थी, तो आज कितनी स्पीड से, वो 3 से चल रहा है, ठीक है ना। तो अब एक निश्चित दूरी तक तय करने में 10 मिनट अधिक समय लेता है, मतलब 10 मिनट लेट हो जाता है। तो बात को समझने की कोशिश करना गाइस, यहाँ पर क्या डिस्टेंस सेम है, मतलब 4 से वही दूरी तय कर रहा था, 3 से वही दूरी तय कर रहा है। जब उसकी स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, जब उसकी स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो वो यही क्वेश्चन बोल रहा है। अगर मैं टाइम का रेशियो देखूंगा गाइस, तो जस्ट इसका उल्टा होता है, तो आप जानते हो, क्योंकि चाल समय का जस्ट उल्टा होता है। तो जितनी चाल ज्यादा होगी उतना समय कम लगेगा, और जितनी चाल कम होगी उतना समय ज्यादा लगेगा। तो दो स्पीड का रेशियो 4:3 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा गाइस, 3:4। बात सही नहीं सही है। और यहां पर वो साफ साफ क्वेश्चन बोल रहा है कि जब वो अपनी वास्तविक चाल का 3/4 से चलता है तो उसे कितने मिनट अधिक लगते हैं, 10 मिनट। यहां पर कितने अधिक लग रहे हैं गाइस, 1, क्योंकि पहले उसमें 3 समय पहुंच रहा था, जैसे मिनट मान लो 3 मिनट में पहुंच रहा था, तो अब कितने मिनट में पहुंच रहा है गाइस, 4 मिनट में, तो उसे 1 मिनट समय लग रहा है ज्यादा। और क्वेश्चन के हिसाब से कितने लग रहा है, 10 मिनट। तो 10 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस, 10 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने आपको बताया, हमेशा बताया, मैं इस तरीके से पूरी अर्थमेटिक को कंप्लीट करा दूंगा, और अर्थमेटिक नहीं एडवांस भी कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। जो दे रखा उसकी वैल्यू ओरिजिनल से ऊपर रखो, जो हमारी वैल्यू जुगाड़ वाली वैल्यू उसे नीचे रख दो। तो 10 रिप्रेजेंट 1 को कर रहा है, जो पूछा उसकी मल्टीप्लाई। क्या पूछा उसने, उसने पूछा है तो वास्तविक समय क्या कीजिए। तो वास्तविक समय बताओ, ये था या ये था, ये बताओ भाई। वास्तविक चाल ये थी तो वास्तविक समय यही तो हुआ। तो वो 3 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 की मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से कितना आ जाएगा, 30। और हमने इसको क्या माना है, इस मिनट में माना है, तो क्या हो जाएगा, 30 मिनट। मतलब वास्तविक उससे समय कितना लग रहा है, लगता 30 मिनट लगता। अगर वो पूछता कि अब समय उसे कितना लग रहा है, तो 10 1 के बराबर होता, तो हम किसकी मल्टीप्लाई करते गाइस, 4 की मल्टीप्लाई करते। तो आज उसे एक समय कितना लग रहा है, 40 मिनट। तो यहां से आप कंपेयरिंग कर सकते हो, पहले उसे 30 मिनट लग रहा था, आज उसे 40 मिनट लग रहा है, तो कितने मिनट लेट पहुंच रहा है, 10 मिनट। लेकिन आपको ये चीज लिखनी नहीं है, आपको डायरेक्टली आंसर यहां पर दे दे रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया है। इसमें ऑप्शन कौन सा दे रखा है आपको, ऑप्शन है डी। तो डी इसका राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन का, नोट कीजिए। तो गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखना। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा दे रखा है आपको। एक बस डिपो से हर 10 मिनट में बसें निकलती हैं। क्वेश्चन को समझना, एक बस डिपो से हर 10 मिनट में बसें निकलती हैं, परंतु बस डिपो की तरफ आ रहे एक आदमी को हर 8 मिनट में बस मिलती है। बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। बस डिपो की तरफ आ रहे व्यक्ति को हर 8 मिनट में बस मिलती है। यदि बस की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आदमी की चाल ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना गाइस, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं और ये क्वेश्चन में स्टूडेंट को प्रॉब्लम बहुत आती है। तो मैं आपको इस तरीके से कराने वाला हूं, उसका पहले कंसेप्ट समझ लो, फिर डायरेक्टली मैं आपको उसकी ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है ना। पहले इसका कंसेप्ट समझने की कोशिश करना, कंसेप्ट कभी भूलोगे नहीं, हो सकता है ट्रिक आप भूल जाओ, ठीक है। समझना बात को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो मैं इसको अच्छी तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। सपोज करो ये बस डिपो है, ये एक बस डिपो है, ठीक है ना। यहां से प्रत्येक 10 मिनट में एक बस निकल रही है, ठीक है ना। सपोज करो पहली बस निकली और वो यहां पर गई, इस और चलना उसने स्टार्ट किया, ठीक है ना। और एक बंदा है जो अपने घर से यहां से निकला, एक पर्सन है जो कि यहां से निकला और वो इस ओर जा रहा है। तो क्या हुआ कि गाड़ी, अगर वो बंदा यहां पर रुका रहता तो गाड़ी 10 मिनट, प्रत्येक 10 मिनट में निकल रही है, तो उसे यहां तक गाड़ी यहां तक पहुंचने में कितने लगते हैं समय, 10 मिनट लगता। बात को समझने की कोशिश करना,
पहले मैं इसका कंसेप्ट समझा दे रहा हूँ, फिर आपको डायरेक्टली बता दूंगा इसका। अगर ये बंदा यहाँ पर ही रुका रहता तो उसे 10 मिनट में, प्रत्येक 10 मिनट में बस मिलती। लेकिन इस बंदे ने क्या करा, ये बंदा बस डिपो की ओर आना स्टार्ट कर दिया। तो ध्यान रखना, जब मतलब एक बंदा यहाँ पर है और एक बंदा यहाँ पर है, अगर ये बंदा रुका रहे तो इस बंदे को यहां तक जाने में जितना समय लगता है वो समय लगेगा ही लगेगा। सपोज करो से यहां से लेकर यहां तक जाने में 5 मिनट लगेंगे। अगर ये बंदा यूं चालू कर दे, ये भी यूं चलना स्टार्ट कर दे, तो हो सकता है ये 2.5 मिनट में पहुंच जाए, मिल जाए, हो सकता है 3 मिनट में मिल जाए, लेकिन ये बात पक्की है 5 मिनट से कम लगेंगे टाइम। तो ऐसे ही तो बस का दे रखा है, बस अगर यहां से लेकर यहां पर जाती, अगर ये बंदा रुका रहता तो 10 मिनट इससे समय लगता। लेकिन क्या हुआ, ये बंदा भी यहां से चलना स्टार्ट कर दिया बंदे ने, और बस ने भी यहां से चलना स्टार्ट कर दिया। तो ये इस बंदे को ये बस मिल रही है, वो 8 मिनट में मिल रही है। सपोज करो इस बंदे को ये बस मिल रही है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, बस मिल रही है, वो उधर मिल रही है, जो कि उसे कितने मिनट में मिल रही है गाइस, 8 मिनट में मिल रही है। 8 मिनट का मतलब क्या है, ये जो डिस्टेंस जो ट्रेवल करिए उसने, उस पर्सन ने, उसे 8 मिनट में लगे हैं यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि बस यहां पर पहुंच गई ना, बस यहां पर पहुंच गई भाई। बस यहां से लेकर यहां पर पहुंचती तो उसे 10 मिनट लगते, लेकिन बस यहां से लेकर यहां पर ही पहुंच पाई जब तक बंदा यहां से लेकर यहां पर आ गया। तो बस मतलब इसको मिल गई 8 मिनट में। मतलब कहने मतलब क्या, ये डिस्टेंस जो तय करी है जो लड़के ने, वो उसे कितना मिनट लगा है, 8 मिनट। तो बात को समझने की कोशिश करना, यही अगर बस तय करती यहां से लेकर यहां तक की दूरी, तो उसको कितने मिनट लगते, 2 मिनट ही तो लगते गाइस, क्योंकि 8 मिनट तक तो यहां तक ट्रेवल कर ली ना उसने, तो 2 मिनट और ट्रेवल कर ली तो 10 मिनट लगते उसे। तो ये जो दूरी है, इस कांस्टेंट दूरी है, इसको बस को लगते 2 मिनट और बंदे को लगे 8 मिनट। तो यहां से समझने की कोशिश करना, मैं स्पीड का रेशियो निकाल रहा हूं यहां पर चाल का। बस है आपके पास और एक पर्सन है, समझना बात को। इसको मैं पहले कंसेप्ट से समझा दे रहा हूं कि इन वाले क्वेश्चनों में बहुत दिक्कत आती है स्टूडेंट को, और क्वेश्चन गलत भी कर जाते हैं और समय भी खराब कर जाते हैं। तो उस वाले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नजदीकी से समझना, ठीक है। तो स्पीड देखो, तो पहले स्पीड नहीं, पहले टाइम देखते हैं इसका। अगर टाइम का रेशियो गाइस हम देखें, तो ये दूरी जो बस 2 मिनट में तय कर रही थी गाइस, वही वो आदमी कितने मिनट में कर रहा है, 8 मिनट में कर रहा है गाइस। तो रेशियो अगर टाइम का देखा जाए गाइस, तो टाइम का रेशियो कितना आ रहा है, टाइम का जो रेशियो आ रहा है गाइस, वो कितना आ रहा है, 2:8। और यही स्पीड का रेशियो देखें गाइस, तो आप जानते हो कि दूरी तो कांस्टेंट है ना, दूरी तो पूरी कांस्टेंट है, तो मतलब स्पीड का रेशियो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, तो 8:2 हो जाएगा। क्योंकि जिनको टाइम ज्यादा लगेगा उसकी स्पीड कम होगी, और जिनका टाइम कम लगेगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि ये एक दूसरे को उल्टे होते हैं, ये मैंने आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। तो इनका जो स्पीड का रेशियो हो जाएगा वो 8:2 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट कर दो, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, मतलब 4:1। मतलब कहने का मतलब ये, बस की चाल अगर 4 है तो पर्सन की चाल कितनी है, 1। क्वेश्चन के हिसाब से बस की चाल कितनी बोल रहा है वो, बस की चाल बोल रहा है क्वेश्चन 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब इस 4 की वैल्यू 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब 20 किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो पूछ रहा है उसने पर्सन की चाल कितनी है, तो पर्सन की चाल कितनी है गाइस, एक की मल्टीप्लाई कर दो। मैंने आपको हमेशा सदैव बताया है कि जो दे रहेगा उसके बराबर वैल्यू रखो, जो पूछो उसकी मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 20 4 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 से 5 10 कैंसिल आउट हो जाओ, 5 के 1 में मल्टीप्लाई करो तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल होगी गाइस, इस पर्सन की चाल कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये मैंने आपको बिल्कुल बारीक से समझा दिया। अब मैं डायरेक्टली इसको मेथड ट्रिक से बता देता हूं, आप डायरेक्टली इन वाले क्वेश्चन को देखो, तुरंत आंसर दे दोगे। अब समझना बात को, क्योंकि ये मैंने पूरा कंसेप्ट आपको समझा दिया। एक बार दोबारा समझ लो जिनको समझ में नहीं आया, क्योंकि इन वाले क्वेश्चन में बहुत दिक्कत होती है। देखो ना गाइस, अगर ये बस यहां से यहां तक पर्सन तक पहुंचती तो उसे 10 मिनट लगती, लेकिन बस यहां पर मिल गई इस बंदे को, कि बंदा भी यहां आ रहा था, तो इस ये बस यहां पर 8 मिनट में पहुंच गई। तो ये बस अगर यहां से लेकर यहां तक पहुंचती तो 2 मिनट लगती उसे, वो ये बंदा यहां से लेकर यहां पर पहुंचा, उसे 8 मिनट लगे हैं। तो टाइम का रेशियो देखो 2:8 आ गया। बस को 2 मिनट लगते, तो वही पर्सन को कितने लगे, 8 मिनट। तो स्पीड क्या होती है, जस्ट इसको उल्टी हो जाती है, तो 8:2 मतलब 4:1। तो स्पीड का रेशियो कितने की, 4 1 आ गया। तो बात को समझने की कोशिश करना, ये 4 की वैल्यू दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जस्ट इसका 5 में मल्टीप्लाई, 4 5 20 ही तो होता है। तो भाई 1 की वैल्यू क्या होगी, तो 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप इसका डायरेक्टली आंसर दे सकते हो, ये मैंने आपको कंसेप्ट से समझाया। अब आपको डायरेक्टली कैसे देना ये देखना, डायरेक्ट इन वाले क्वेश्चन का आप आंसर कैसे दोगे समझना। 2 क्वेश्चन में क्या देगा, बस निकलेगी, एक आदमी निकलेगा, ठीक है ना। तो बस का एक टाइम देंगे कि 10 मिनट में पहुंच रही है, सपोज करो एक एक्चुअली टाइम देंगे। वो अगर बंदा खड़ा रहे तो एक एक्चुअली टाइम देंगे 10 मिनट, जो भी दे, 10 दे 20 मिनट कुछ भी दे, ठीक है ना। और बस की जो चाल देंगे, या तो बस की चाल देंगे या फिर उन्हें एक आदमी की चाल देंगे। तो जैसे उसने बस की चाल दे दी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ओरिजिनल वैल्यू अवश्य देंगे वो,
सही है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो डायरेक्ट मैं करना सिखा रहा हूं आपको, बस की चाल दे देगा या तो फिर एक पर्सन की चाल दे देगा वो, ठीक है। अब पर्सन नहीं, जीप भी हो सकती है या कोई गाड़ी भी हो सकती है, कुछ भी हो, तो एक की चाल वो बस से देगा। अब एक देगा वो इतने मिनट में पहुंच जा रही है, लेकिन पर्सन एक आ रहा है उसकी ओर, तो उसे कितने मिनट लग रहे हैं? 8 मिनट में पहुंच जा रही है। सही है ना? सही है। तो बात को समझने की कोशिश करना। तो आपको क्या करना है, जो 8 मिनट वाली बात आई है, ये 8 को इधर लिख देना है, और इसमें से जो अंतर हुआ 10 में से 8 जाएंगे तो 2 ये अंतर आ गया, तो ये स्पीड का रेशियो आएगा गाइस। ये स्पीड का डायली आप रेशियो लिख सकते हो। पहले जो वैल्यू है वो जो आपको दे रखी है बंदे की, जो इतने मिनट में पहुंच रहा है वो, उसको उधर लिख देना है, और इन दोनों का अंतर एक तरफ लिख देना है। अब आप जानते हो इसे 2 1 जा 2 2 4 जा 8 ये करोगे। अब आप जानते हो कि बस की चाल क्या होगी, 1 होगी 4 होगी? बस की चाल तो 4 होगी ना, ज्यादा होगी ना, और बंदे की चाल कम होगी, 1 होगी। तो इस 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है गाइस? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक की माने वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। या फिर आप इस तरीके ले सकते हो, 20 4 के बराबर है भाई, और 1 की वैल्यू उसने पूछी है, 5 की मल्टीप्लाई 1 से कर दो तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये किसी आएगी? बंदे की आ जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है इस वाले क्वेश्चनों में, एक वैल्यू देगा जहां पर प्रत्येक इतने अंतराल के बाद गाड़ी निकल रही है, उस वैल्यू को लिख देना है, और बंदा जो पहुंच रहा है उस वैल्यू को लिख देना है। तो उस वैल्यू को लिखना है जो बंदा पहुंच रहा है, और इन दोनों के अंतर को लिख देना है। ये स्पीड का रेशियो हो जाएगा। इस तरीके से आप आंसर दे देना, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। नोट कीजिए। चलो मित्रों, अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि अब ये छठ वाला क्वेश्चन 6 वाला क्वेश्चन हो गया था, अब चलते हैं नंबर 7 वाले क्वेश्चन की ओर। तो नंबर 7 वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहले आप स्वयं करना, कोशिश करना इस वाले क्वेश्चन को करने की। ये यूपी पुलिस 2019 का क्वेश्चन है। ध्यान रखना गाइस, जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसमें सन बेशक नहीं लिखी है, लेकिन वो एग्जाम प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो 2018 में आए हुए हैं, 2017 में आए हुए हैं, 2019 में आए हुए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, 2020 में भी आए हुए होंगे, लेकिन वो क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 कुर्सियां और एक मेज 170 रुपए में खरीदी जा सकती है। क्वेश्चन को समझना, 2 कुर्सियां, कुर्सियों को मैं चेयर मतलब सी लिख देता हूं, और एक मेज, मेज मतलब टेबल, ये कितने में खरीदी जा सकती है? 170 रुपए में। सही है। और बाद में क्या बोल रहा है, 5 कुर्सियां और 4 मेज 530 रुपए में खरीदी जा सकती हैं। 5 कुर्सियां और 4 मेज, 4 टेबल, ये कितने में खरीदी जा सकती हैं? आपकी 530 रुपए में खरीदी जा सकती हैं। सही है। तो पूछा है उसने, एक कुर्सी की लागत मूल्य क्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 40 50 60 70। समझना इस वाले क्वेश्चन को, पहले स्वयं करने की कोशिश करो गाइस, फिर मैं कराता हूं, ठीक है ना। देखिएगा, दो साफ साफ बोल रहा वो, एक 2 चेयर और एक टेबल कितने रुपए में खरीदी जा सकती है? 170 रुपए में खरीदी जा सकती है। और बोल रहा है 5 चेयर और 4 टेबल ये कितने में खरीदी जा सकती है? 530 रुपए में खरीदी जा सकती है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि एक टेबल का मूल्य पूछा है, किसका पूछा उसने? उसने पूछा है एक कुर्सी का, मतलब एक चेयर का मूल्य पूछा है उसने, एक चेयर का मूल्य पूछा है। बात समझना। तो तुम बात को समझने की कोशिश करो। मेन चीज मैं टेबल को हटा दूं, तो टेबल को हटाने का तरीका क्या है? आपने इक्वेशन सॉल्व करी होंगी बचपन में, 6 7 8 9 10 क्लास में आपने इक्वेशन सॉल्व करी होंगी। वो क्या करी होंगी, एक वैल्यू को बराबर बना लेते थे। तो आप जान रहे हो मुझे चेयर की वैल्यू चाहिए ना, तो चेयर को बराबर बनाओ, आप टेबल को बराबर बनाओ जिससे कैंसिल आउट हो जाए। तो देखो यहाँ पर 40 है, यहाँ पर क्या 80, तो मैं इसमें पूरे में 4 की मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरे इक्वेशन में 4 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 40 हो जाएगा ना, मुझे 40 चाहिए। तो दो इसमें 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 8c, या ऊपर ही कर देते हैं, चलो इसकी मल्टीप्लाई ऊपर ही कर देते हैं। ये 4 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8c प्लस 4 एकम 4t बराबर 17 चौका 68, 400 680। सही है। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 8 चेयर प्लस 4 टेबल कितने रुपए में खरीदी जा रही है? 680 में। अब इसको माइनस कर दो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, और 8c में से 5c माइनस होंगे तो 3c बराबर 680 में से 530 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके? 500 630 100 और 30 कितने हो गए? 50 150। ठीक है, 680 में 530 माइनस करते हैं तो 150 आते हैं। जब 3 चेयर 150 ही मिल रही है तो एक चेयर कितने की मिलेगी गाइस? 50 रुपए की।
तो एक चेयर का मूल्य पूछा था उसने, तो इसका आंसर राइट आंसर आएगा आपका 50, जो कि ऑप्शन आपके ऑप्शन में दे रखा है बी। तो बी इसका राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन का, नोट कीजिए। तो गाइस चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, सीता की शादी के समय, सीता की शादी 7 वर्ष पूर्व हुई थी। क्वेश्चन बोल रहा है सीता की शादी 7 वर्ष पहले हुई थी, वर्तमान में उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु की 5/4 गुना है। तो समझना बात क्वेश्चन को, पहले कोशिश करना, स्वयं करने की कोशिश करना, और नहीं आया तो इधर देखना, ठीक है ना। समझो, पहले गाइस कोशिश करे करो स्वयं लगाने की, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे ना, जब तक आपको प्रैक्टिस आपकी अच्छी नहीं होगी, और प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो आप क्वेश्चन को लगाने में आपको दिक्कत होगी। तो समझना बात को, सीता की शादी 7 वर्ष पहले हुई थी, यह पक्की है, ठीक है। और वो बोल रहा है वर्तमान में सीता की आयु उसकी शादी के समय की 5/4 गुनी है, मतलब मैं उसकी वर्तमान आयु, वर्तमान लिख देता हूं, ठीक है ना, इसको बात को समझने की कोशिश करना। उसकी शादी 7 वर्ष पहले हुई थी, तो इसलिए मैं 7 ईयर ऐसे लिख देता हूं, ठीक है ना, 7 वर्ष पहले, ठीक है ना, माइनस लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आयु का मैं रेशियो बना देता हूं उसमें। तो आयु का ये रेशियो दे रखा है, एक सेकंड दूसरा पेन को यूज कर लेते हैं। तो आयु का ये रेशियो दे रखा है, वो क्या दे बोल रहा है कि वर्तमान में उसकी आयु उसकी शादी की आयु के समय की 5/4 गुनी थी। 5/4 गुना, मैंने आपको बताया फ्रैक्शन से खेलना सीखो, मतलब क्या है, जो जिसका बोल रहा है उसकी वैल्यू नीचे होगी। तो शादी की उम्र की, तो शादी पे उसकी उम्र 4 थी, तो आज वर्तमान में कितनी है उसकी 5, ठीक है ना। तो ये वर्तमान में और शादी में उसकी उम्र का अनुपात कितना आ गया, 5/4। मतलब शादी में अगर शादी उसकी 4 साल में हुई होगी, तो वर्तमान में उसकी आयु कितनी है, 5 है, ठीक है ना। और आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अब एक चीज बात को समझने की कोशिश करना गाइस, उसकी शादी जो हुई थी वो 7 वर्ष पहले हुई थी। तो मैंने आपको बताया अब रेशियो संग खेलना सीखो, आप इसको ही मान लो, मतलब आज वो 5 साल की है, तो पहले वो शादी के समय कितनी साल की थी, 4 साल की थी। तो वो कितने साल पहले हुई थी शादी उसकी, हमारे हिसाब से 1 साल पहले, और क्वेश्चन हिसाब से कितनी है, 7 साल पहले। तो 1 की वैल्यू 7 साल है, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 35 साल हो जाएगी गाइस, 7 पंजे 35, ठीक है ना। और 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 चौक 28। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 7 1 के बराबर है, तो 5 की वैल्यू 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 7 पंजे 35 आ जाएगा, और 4 की वैल्यू 7 चौक 28, तो 28 आ जाएगा। मतलब कहने मतलब ये है कि आज उसकी उम्र कितनी है, 35 साल है, तो उसकी शादी के समय उसकी उम्र कितनी थी गाइस, 28 साल थी, ठीक है ना। क्योंकि ये एक रेशियो होता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक ओरिजिनल वैल्यू होनी चाहिए, जो कि ये रही, ठीक है ना, 7 साल, ठीक है। तो आज उसकी उम्र कितनी, 35 साल है, शादी के समय उसकी उम्र कितनी थी, 28 साल। 7 साल पहले शादी हुई थी ना, 28 में 7 साल का अंतर है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है समझना, क्वेश्चन ने पूछा है गुना है, और उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/7 गुना है। मतलब उसकी वर्तमान आयु कितनी है गाइस, उसकी सीता की 35 साल, और पुत्र की आयु कितनी है इसकी 1/7, ये पुत्र की आयु है। ये मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए बारीक से समझा रहा हूं गाइस, आप एग्जाम में जल्दी करना। तो उसकी पुत्र की आयु कितनी होगी, 5 एकम 5 मतलब 5 साल। तो उसकी पुत्र की आयु कितनी होगी, 5 साल। तो वो बोल रहा है वो उसकी क्या बोल रहा है, उसके पुत्र की आयु वर्तमान उसकी वर्तमान आयु के 1/7 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो 5 साल उसके पुत्र की उम्र है, जो कि ऑप्शन में आपको दे रखा है ए। तो ए इसका राइट आंसर होगा दिस क्वेश्चन का, नोट कीजिए। चलो गाइज आज के लिए इतना ही। आज ये आपके 8 क्वेश्चन हो गए हैं, क्योंकि आज थोड़ा टाइम वीडियो देखे तो वीडियो ज्यादा लंबी होती जा रही है, इसलिए 8 क्वेश्चन आज रहने देते हैं। आगे वाले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी आंसर देने की और जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराने की। तो हम कोशिश करेंगे हर लेक्चर में आपके 10 से 15 क्वेश्चन हो जाएं। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल सके। और गाइस कमेंट्स अवश्य करें, क्योंकि एक एक कमेंट्स आपका हमारे लिए और आपके लिए दोनों के लिए बेनिफिट होता है, ठीक है ना। कमेंट्स अवश्य करें। तो शुरुआत से लेकर लास्ट तक
लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।